गैसों की ऊष्मीय चालकता या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्थानांतरण। इससे पहले गैसों की दो अभिगमन घटनाओं के बारे में, दो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। एक श्यानता वाले केस को हमने बहुत अच्छे से समझा था, और दूसरा जो स्थिति था विसरण वाला, वो दोनों आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और अगर वो दोनों आप समझ चुके हैं तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि आपको समझ में आ गया है। यहां यह समझने की जरूरत है कि जब गैस के अलग अलग भाग का ताप अलग अलग होगा, टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो साम्यावस्था में लाने के लिए गैस ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, और यही आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, ऊष्मीय चालकता है। यहां ध्यान यह भी देना है हम लोग को, या कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा का हीट एनर्जी वन पार्ट टू अनदर पार्ट तभी ट्रांसफर होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो, है ना। और ये प्रोसेस तब तक होता है जब तक कि टेम्परेचर सेम ना हो जाए या टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। इसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि आपके गैस लेयर के फॉर्म में है। आपके गैस में अनेक लेयर्स हैं, जिसमें से एक लेयर AB है, और इस AB लेयर से dy दूरी पर एक दूसरा लेयर मान लेते हैं CD है। और यहां ये जो AB लेयर है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T है, और इससे dy दूरी पर एक लेयर और है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T प्लस dt है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना? ये देखिए, हम लोग जो कंसंट्रेशन वाला किए थे ना सांद्रता के लिए, उसी को मैं चेंज कर रहा हूं। तो यहां T AB का टेम्परेचर और CD लेयर का टेम्परेचर मान लेते हैं T प्लस dt है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो dy है। इतना क्लियर हुआ? इसको आप लिख दीजिए, और साथ ही ये भी लिखिएगा कि यहां टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है dy डिस्टेंस पे, dt। मतलब dy डिस्टेंस के लिए टेम्परेचर चेंजेस कितने का है, dt का है। तो यूनिट डिस्टेंस में कितना चेंज होगा, dt बाई dy। इसको क्या बोलेंगे आप dt बाई dy को? टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलेंगे, ताप प्रवणता। ठीक है, ताप प्रवणता। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास t सेकंड में कितनी ऊष्मीय ऊर्जा ट्रांसफर हुई है, उसको पता करना है। ऊष्मीय चालकता की परिभाषा से किसी क्षेत्रफल से t सेकंड में चालन द्वारा प्रवाहित ऊष्मीय ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालना है। तो Q का जो वैल्यू होता है वो A पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, टेम्परेचर ग्रेडियंट पे और समय पे। इसका मतलब Q इज प्रोपोर्शनल टू A dt बाई dy इंटू T होगा। तो प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हटा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये K आ जाएगा। क्लियर हुआ? K आपका ऊष्मीय चालकता गुणांक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। इसके बाद में आप बता दीजिए कि K क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। dt बाई dy क्या है आपका, टेम्परेचर ग्रेडियंट है। A क्या है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, स्पर्श का क्षेत्रफल है। ठीक, इसके बाद में आगे गए तो हम लोग एक देखते हैं कि 1 सेकंड में कितनी ऊष्मा प्रवाहित हुई होगी, एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में कितना हीट ट्रांसफर हुआ होगा। तो आप अपने इक्वेशन से AT को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो Q बाई AT K dt बाई dy के बराबर हो जाएगा। एक नया इक्वेशन बन गया भाई, इक्वेशन 2। 1 सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित ऊष्मीय ऊर्जा Q बाई AT इक्वल टू K dt बाई dy। ये यहां तक हमारा Q के लिए, या ये कहिए K निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 रेडी है। अब इसके बाद
हम उस कंडीशन पे आते हैं जहां आप लोग बार बार कहते थे कि मान लेते हैं आपका गैस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फ्लो हो रहा है, उसके लिए आप ये डायग्राम ड्रॉ करते थे। ठीक है, याद आया? ये एक्स वाई एक्सिस है, आपका गैस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फ्लो कर रहा है और ओ एक्स से वाई दूरी पर एक लेयर मान लेते हैं ए बी है, और इस ए बी लेयर से ऊपर सी डी एक लेयर है और नीचे भी एक लेयर ई एफ है, और जो ए बी से कितनी दूरी पर लेते हैं आप लोग, याद है? लैम्डा डिस्टेंस के लिए लैम्डा दूरी पर ऊपर एक परत सी डी और नीचे एक परत ई एफ है। चूंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर मूव करना शुरू करेंगे टेम्परेचर क्या होते जाता है, चेंज हो रहा है। तो एकांक डिस्टेंस चलते हैं तो कितना चेंज होता है, डी टी बाई डी वाई। अब बताइए लैम्डा चलेंगे तो कितना चेंज होगा, लैम्डा डी टी बाई डी वाई। ऊपर गए तो अगर इसको मैं बोलूं ये टी टेम्परेचर पे है तो ये कितने टेम्परेचर पे होगा, टी में कितना बढ़ जाएगा, टी में बढ़ जाएगा लैम्डा डी टी बाई यहां आ जाएगा डी वाई। उसके बाद अगर इस ई एफ लेयर की बात करें आप, इस ई एफ लेयर की, तो यहां नीचे आए हैं आप, नीचे आए हैं तो कितना हो जाएगा ये टी माइनस लैम्डा डी टी बाई डी वाई। क्लियर है? क्लियर हुआ? अब क्या करिए आप, इस चीज को नोट करिए फिर से, जो चीज मैंने आपसे बोला उसको आप नोट कर लीजिए। वाई डायरेक्शन में जाएंगे तो ए बी एक लेयर है, ठीक है, जो ओ एक्स से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं कि ये कितना डिस्टेंस है, इसको मान लीजिए आप वाई डिस्टेंस पे है, और टेम्परेचर कितना है, टी है। तो इस ए बी से लेमडा डिस्टेंस पर एक लेयर और लेमडा डिस्टेंस नीचे एक लेयर है, तो दूरी के साथ टेम्परेचर में चेंजेस कितने के होते हैं, डी टी बाई डी वाई के होते हैं। अगर डी टी वाई बाई डी वाई का चेंजेस आता है तो आप क्या बोलेंगे इसको, आपका ये कहना होगा कि इसकी वैल्यू लेमडा इंटू इतना इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा ऊपर जाएंगे तो, और इतना घट जाएगा नीचे आएंगे तो। नोट कर लिया? आगे गए तो अब आप उस सी डी लेयर के टेम्परेचर को लिख दीजिए कि भाई इतना हो जाएगा, ए बी से लेमडा डिस्टेंस ऊपर, और ई एफ के लिए लिख दीजिए इतना, लेमडा डिस्टेंस नीचे। लिखा? अब यहां यह भी समझने की जरूरत है कि आपके जो लेयर ए बी है और वो सी डी है, यहां सी डी चूंकि ए बी से ऊपर है इसलिए इसका टेम्परेचर ज्यादा, और ई एफ इसके नीचे है इसलिए इसका टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब सीडी के जो एटम और मॉलिक्यूल्स होंगे, सीडी के जो अणु और परमाणु होंगे, उनकी गतिज ऊर्जा ईएफ के अणुओं से ज्यादा होगी। अब अगर मैं ये कहूं कि यूनिट वॉल्यूम में, इकाई आयतन में अणुओं की संख्या अगर n है और उनका औसत चाल अगर v बार मान लें, तो एक सेकंड में कितना होगा ये 1/6 NV बार। अब ये 1/6 कहां से आया, क्लियर है आपको? 1/6 वही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के हिसाब से गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सभी मतलब पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y, पॉजिटिव z, नेगेटिव z। तो किसी एक एक्सिस के लिए कितना लिखा था आपने, n/3, और पॉजिटिव के लिए लिखेंगे, पॉजिटिव y के लिए या पॉजिटिव x के लिए या पॉजिटिव z के लिए, तो कितना हो जाएगा ये 1/6 NV बार हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब EF से AB की ओर अगर अणु ट्रांसफर होंगे तो किधर जाएगा, धनात्मक में, और CD से AB की ओर आएगा तो किधर आएगा, ऊपर से नीचे, यानी कि नेगेटिव y डायरेक्शन में आएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसको लिखने के बाद आप अब यह समझिएगा कि अगर मेरे को औसत ऊष्मीय ऊर्जा निकालना है, कैसे निकलेगा, मास को और हीट एनर्जी को और टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर देने से। ठीक है? अब देखिए यहां द्रव्यमान कितना है, m, ऊष्मीय ऊर्जा c, और ताप कितना, T प्लस लेमडा dt बाई dy। किसके लिए, CD के लिए। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि CD से AB की ओर प्रवाहित ऊष्मीय ऊर्जा कितनी,
तो आप इसमें किसको इंटू कर देंगे, 1/6 NV बार को। क्यों भाई, 1 सेकंड के लिए इतने अणु या परमाणु मूव हो रहे होंगे 1 सेकंड में। तो एक के लिए कितना निकाले थे आप, एक अणु के लिए कितना निकाले थे आप, mc/t प्लस लैम्डा dt/dy। तो इतने एटम और मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा एक के लिए, तो इसको टोटल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपके पास। इसके बाद में इसी तरीके से EF से AB के लिए निकालें, 1 सेकेंड पर यूनिट एरिया कितना निकल के आएगा, ये पूरा। एक के लिए निकालते हैं, एक एटम या मॉलिक्यूल इतने हीट एनर्जी को ट्रांसफर करता है, तो 1/6 NV बार कितने को ट्रांसफर करेगा, तो 1/6 NV बार mc/t माइनस लैम्डा dt/dy। क्लियर हुआ। अब नेट निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए EF से AB और CD से AB, इसके लिए नेट निकालना है। तो आप क्या करिए, इन दोनों को, मतलब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में माइनस कर देते हैं। इन दोनों को माइनस कर दिया। इन दोनों को अगर माइनस करते हैं, देखिए ये इक्वेशन फॉर्म हुआ, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, इस नंबर को यहाँ t से मल्टीप्लाई किया, फिर इस नंबर को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरीके से फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर इसको ब्रैकेट ओपन कर दिए तो कितना हुआ, 1/6 NV बार mc इंटू टी प्लस 1/6 NV बार mc लैम्डा dt/dy, फिर माइनस 1/6 NV बार mc t प्लस 1/6 NV बार mc लैम्डा dt/dy। इसके बाद में इसको सिंपल करते हैं। सिंपल करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों नंबर एक दूसरे को कैंसिल कर दिए और ये दोनों एक दूसरे से ऐड हो गए। ऐड कर देंगे तो 1/6 NV बार mc लैम्डा dt/dy, और ये 2 और ये 3 कैंसिल होकर के यहाँ क्या बन जाएगा आपका 3। क्या आएगा, तो ये 1/3 NV बार mc लैम्डा dt/dy। यहां तक क्लियर है, एक बार देख लीजिए आप। इसके बाद आगे चलिए, अब अपने इक्वेशन 2 को देखिए। देख लिया इक्वेशन 2 को, देखा 1 सेकंड में इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित कुल ऊष्मीय ऊर्जा कितना, दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वेशन 2 में k dt/dy इज इक्वल टू 1/3 NV बार mc del t, तो dt/dy कैंसिल और k की वैल्यू 1/3 NV बार mc लैम्डा। क्लियर है। अब क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू मॉलिक्यूलर कोलिजन से आप जानते हैं 1/√पाई सिग्मा स्क्वायर n। तो ये वाला n इस वाले n को डिलीट कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्या बचेगा 1/3 V बार mc 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। क्लियर है। सिंपल फॉर्म में लिखें तो k की वैल्यू V बार mc डिवाइडेड बाई 3√2 पाई सिग्मा स्क्वायर है। इस इक्वेशन से आप ये कहेंगे कि k का वैल्यू 1/सिग्मा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, या k का वैल्यू सिग्मा स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह हुआ कि बड़े आकार के जो अणु हैं उसकी ऊष्मीय चालकता कम होगी। ठीक है, ठीक। और चूंकि ये V बार पे भी डिपेंड करता है, और आप जानते हैं कि V बार औसत चाल √T पे डिपेंड करता है, और अगर ये √T पे डिपेंड करता है तो आपको पता है कि K भी √T पे डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब आपके लिए एक होमवर्क, इन तीनों ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में रिलेशन आपको निकालना है। ठीक है, गैसों में श्यानता, गैसों में विसरण और गैसों में ऊष्मीय चालकता। ठीक है, इन तीनों में रिलेशन आप निकालेंगे। ठीक, विस्कोसिटी इन गैसेस, डिफ्यूजन इन गैसेस एंड थर्मल कंडक्टिविटी इन गैसेस में रिलेशन आप डिराइव करेंगे। ठीक।